हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विनिंग कैस्ट ऑनलाइन क्लासेस। आप लोगों को पता होगा कि सिलेबस हमारे कुछ चेंजेस हुए हैं। तो जो फर्स्ट चैप्टर है, इस चैप्टर में कुछ कंटेंट में कुछ ज़्यादा चेंजेस तो नहीं हुए, बट बहुत बच्चों ने कहा है कि मैम प्लीज़ दोबारा से एक प्लेलिस्ट बनाइए, उसमें नई चीज़ों को भी डालकर एक सेपरेट वीडियो बनाइए, ताकि हमें एक साथ अगर नए सिलेबस और जो भी पुराने सिलेबस के भी है, अगर वो एक साथ हमें बन जाए प्लेलिस्ट, तो हमें पढ़ने में आसानी होगी। इसीलिए मैंने दोबारा से न्यू फ्रेश वीडियोज़ बनाने जा रही हूँ। और मैंने बहुत सारे वीडियो मैंने डालने भी स्टार्ट कर दिए, तो आपको लगातार ये वीडियो मिलते रहेंगे, सीरीज में मिलते रहेंगे। बिल्कुल जो न्यू टॉपिक उसमें ऐड किए गए उनके साथ आपको वीडियो मिलते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट बुक का फर्स्ट चैप्टर, जिसका ओल्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग उसका नाम था द कोल्ड वॉर एरा। और अगर हम बात करें अब की, तो जो न्यू सिलेबस आया है उसके हिसाब से नाम है कोल्ड वॉर एंड नॉन अलाइंड मूवमेंट। इस चैप्टर के कंटेंट में कुछ ज़्यादा चेंजेस तो नहीं हुए, लेकिन फिर भी मैं बता दूं जो दो टॉपिक है उस पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है इसमें। एक तो बायोपोलैरिटी की किस तरह से दो पावरफुल ग्रुप के रूप में एमरजेंस हुए थे, पूरा वर्ल्ड किस तरह दो भागों में डिवाइडेड थे, जिसे बायोपोलैरिटी का नाम दिया गया। दूसरा नैम की पॉलिसी। तो यहाँ पे मैं आपको इस टॉपिक के अंदर, इस वीडियो के अंदर मैं 4 चीज़ें यहाँ पे बताने वाली हूँ, और इसी 4 टॉपिक में आपका पूरा चैप्टर क्या हो जाए कंप्लीट हो जाएगा। वैसे आप पुरानी वीडियो को भी जाके देख सकते हैं, क्योंकि उसमें भी कुछ ज़्यादा कंटेंट में कोई चेंजेस नहीं है, वो भी आपके लिए पूरा इरेलेवेंट है, इंपॉर्टेंट है। आप उसको भी करोगे तो कोई नई दिक्कत नहीं आएगी, वो भी आपके लिए उतने ही यूज़फुल है। लेकिन इसमें क्या है कि कुछ जो नई चीज़ है उसमें मैंने ज़्यादा फोकस किया है। तो चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले हम बात करते हैं कोल्ड वॉर, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है कोल्ड वॉर एरा। पहले सिलेबस के अकॉर्डिंग अब उसमें कोल्ड वॉर तो है ही, बस उसमें चैप्टर में नॉन अलाइंड मूवमेंट को भी ऐड कर दिया गया है। और इसीलिए अब जो नैम टॉपिक है वो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि चैप्टर के नाम के साथ उसको टॉपिक को ऐड कर दिया गया। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कोल्ड वॉर। ये कोल्ड वॉर जो था स्टार्ट कैसे हुआ, आपको पता होगा कि आज तक वर्ल्ड में 2 विश्व युद्ध हुए हैं। फर्स्ट जो हुए थे 1914 से 1918 तक चले थे, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से 1945 के बीच में हुए थे। जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उसमें 2 ग्रुप में डिवाइडेड थे। एक ग्रुप में था अमेरिका, सोवियत यूनियन, ब्रिटेन और फ्रांस। दूसरे ग्रुप में जो थे जर्मनी, जापान और इटली। जो दूसरा ग्रुप था जिसमें जर्मनी, जापान और इटली थे, उस ग्रुप की हार हुई थी। और जिसमें अमेरिका और सोवियत यूनियन, फ्रांस और ब्रिटेन थे, उस ग्रुप की जीत हुई थी। लेकिन जीत होने के बावजूद भी जो ब्रिटेन और फ्रांस थे उनके इतने ज़्यादा लॉसेस हुए थे कि इस युद्ध का उनको ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिल पाया। और इस वॉर के बाद जो 2 महाशक्तियाँ निकल कर आई थी, उभर कर आई थी, वो थे यूएस और सोवियत यूनियन, जिसके कारण जो था पूरा विश्व जो था ये 2 महाशक्तियों के बीच में बट गया था। ये दोनों महाशक्तियाँ आपस में अपने आप को सुपर पावर समझने लगी थी। लेकिन उन दोनों में से ज़्यादा पावरफुल कौन है, किसका दबदबा ज़्यादा है, कौन महाशक्तिशाली है, इस बात की जो लड़ाई थी बेसिकली इसने कोल्ड वॉर को जन्म दिया। यानी कि जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ उसी टाइम से जो कोल्ड वॉर एरा क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। और इसमें होता क्या है कोल्ड वॉर के अंदर, जिसे हिंदी में हम शीत युद्ध कहते हैं, कि इसमें एक्चुअल में 2 देशों के बीच में कभी वॉर नहीं हुआ, कोई वेपन यूज़ नहीं की, एक्चुअल फुल स्केल वॉर नहीं हुआ। लेकिन उन्होंने हमेशा एक टेंशन, कन्फ्लिक्ट, तनाव का माहौल रहता है। ऐसा लगता है कि युद्ध होगा, पर एक्चुअल में कभी युद्ध होता नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों ही देशों को अपने अपने जो कॉम्पिटिटर होते हैं उनकी शक्तियों का पूरा अंदाज़ा होता है। उन्हें पता होता है कि एक बार युद्ध हो गया तो उन्हें भी बड़े लेवल पे लॉस होगा, और जीतने हारने की जो पॉसिबिलिटी है वो बराबर है। जब आपको लगता है कि हमारा जो कॉम्पिटिटर है वो हमारे जितना ही वो इक्वली इतना ज़्यादा स्ट्रांग है, हम उससे लड़ाई को अवॉइड करना चाहते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको छोड़ देंगे। शब्दों से बयानबाजी होती है, डिप्लोमेटिकली हम उसको बहुत ज़्यादा नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं, उसको नुकसान पहुंचाने का पीछे से कोई मौका हम छोड़ते नहीं है। तो इसी कारण जो देश में काफ़ी तनाव, टेंशन का माहौल था, लोगों को लग रहा था कि अब युद्ध हो जाएगा दोनों, क्योंकि अब अगर युद्ध होता तो 2 देशों के बीच में नहीं, थर्ड वर्ल्ड वॉर होता, जो बहुत बड़े लेवल पे होता, ना जाने कितना और ज़्यादा नुकसान होता। तो इसी को जब बेसिकली 1945 से स्टार्ट हुआ था, यूएस और जो सोवियत यूनियन थे उनके बीच में कोल्ड वॉर, यानी कि जो अंदरूनी मनमुटाव हुआ था। और जब सोवियत यूनियन यानी कि यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया 1990 में, उसके बाद ये कोल्ड वॉर जो एरा था वो भी अपना भी समाप्त हो गया। क्योंकि जिसके लिए वो लड़ रहे थे, महाशक्ति के लिए, नंबर 1 बनने के लिए, अब क्लियरली डिक्लेयर था कि अमेरिका ही विश्व की महाशक्ति बन चुका है, और बायपोलैरिटी जगह पे यूनिपोलैरिटी का दौर स्टार्ट ऑलमोस्ट हो गया था। तो कोल्ड वॉर एरा के दौरान एक बहुत बड़ी घटना हुई। ये घटना जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो बेसिकली 1962 में हुआ, और इसको जनरली क्यूबा मिसाइल क्राइसिस के नाम से जाना जाता है, जिसको हिंदी में क्यूबा मिसाइल घटना कहा जाता है।
इसमें हुआ क्या था कि हम जानते हैं जो क्यूबा है बेसिकली छोटा सा एक आइलैंड है, द्वीपीय देश है और जो ज्योग्राफिकली अमेरिका से लगा हुआ है। लेकिन जो अलायंस है वो सोवियत यूनियन के साथ है, वो इसीलिए उसको फाइनेंशियली डिप्लोमेटिकली जो सोवियत यूनियन है उसकी मदद करता है। और इसी मदद का उसने एडवांटेज लेकर उसने डिसाइड किया 1962 में कि रशिया का जो बेस है वहाँ पर वो बनाएगा, और वहाँ पर उसने न्यूक्लियर वेपन जो भी हथियार थे वहाँ पर तैनात करने स्टार्ट भी कर दिए। आफ्टर 3 वीक्स, 3 वीक के बाद जब इस बात का खबर अमेरिका को लगा कि यहाँ पे वो जो रशिया बेस बनने जा रहा है, वो काफ़ी गुस्से में आ गया। सीधी सी बात है, कोई भी देश नहीं चाहेगा जो हज़ारों मील दूर बैठा हुआ आपका दुश्मन, आपका कॉम्पिटिटर, वो आपके बगल में आ जाए, जोग्राफिकल एडवांटेज ले, इजीली वो आपको स्पाइक कर सकता है, और अगर युद्ध होगा तो बहुत जल्दी वो आप पर अटैक करके आपको बड़ी मात्रा में नुकसान पहुंचा सकता है। इस बात का उसने बहुत ज़्यादा विरोध किया और उसने कहा किसी भी कीमत पर इसको वो होने नहीं देगा। तो पूरे विश्व को ऐसा लग रहा था कि जो सोवियत यूनियन है वो इसको बनाना चाहता है, अमेरिका किसी भी कंडीशन में इसको पूरा होने नहीं देगा। तो ऐसा लग रहा था कि उन दोनों देशों में कहीं फिर से एक बार वॉर हो ना जाए। लेकिन दोनों ही देश समझते थे कि अगर ये वॉर हो जाएगा तो दोनों ही देशों को बहुत बड़ा नुकसान होगा, और वो किसी भी कंडीशन में इस टाइम पे वो नुकसान चाहते नहीं थे। और इसीलिए उन्होंने फाइनली डिसाइड किया कि जो सोवियत यूनियन है अपने मिलिट्री बेस को वापस कर लेगा, अपने जो भी वेपन्स है आर्मियों से को वापस कर लेगा, और इस तरह से विश्व में एक शांति हुई, उसे चैन की सांस ली। इस तरह से कैसे दोनों देशों का जो डिसीजन था काफ़ी समझदारी पूर्वक था कि उस टाइम पे युद्ध ना करके उन्होंने आपस में म्यूचुअली सेटलमेंट इस प्रॉब्लम को कर लिया। तो ये 1962 में ये भी जो कोल्ड वॉर एरा के टाइम ही एक बहुत बड़ी घटना कहते हैं। और कई बार क्वेश्चन आते हैं कि क्यूबा मिसाइल क्राइसिस कब हुआ था, किन के बीच में हुआ था। उस टाइम पे जो लीडर थे वो सोवियत यूनियन की निकिता क्रुश्चेव थे और अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे जॉन एफ कैनेडी थे। तो बेसिकली इनके बीच में जो कोल्ड वॉर एरा का एक बहुत बड़ा इवेंट घटना हमसे कह सकते हैं। तो आपको याद बेसिकली रखना है कि क्यूबा के कारण लड़ा हुआ था। दो देश कौन कौन से थे, तो अमेरिका और सोवियत यूनियन थे। दो नेता कौन से थे, तो अमेरिका के प्रेसिडेंट और जो सोवियत यूनियन के प्रेसिडेंट है उनका नाम आपको याद करना है। तो देख लीजिए अपने कि कोल्ड वॉर होता क्या है, मैंने आपको वो बताया है। उसके अंदर कोल्ड वॉर के दौरान एक बहुत बड़ी जो घटना हुई थी क्यूबा मिसाइल क्राइसिस, हमने उसके बारे में डिस्कस किया है। अब इसमें जो मेन दो टॉपिक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एक तो बायोपोलैरिटी का, क्योंकि हमने बताया आपको कि जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ वहीं से बायोपोलैरिटी का दौर स्टार्ट हो गया। बायोपोलैरिटी मतलब कि अब जो है पूरा जो देश है वो दो ग्रुप में डिवाइड हो चुका है। एक तरफ यूएस और दूसरी तरफ यूएसएसआर सोवियत यूनियन था। ये दोनों ही देश जो सुपर पावर बनने की कंपटीशन स्टार्ट हो गई थी, जिसके कारण कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था। और ये देश दोनों ही महाशक्ति अपने आप को पावरफुल बनाने के लिए, दूसरी कंट्री को इन्फ्लुएंस करने के लिए, अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कंट्री को अपने साथ मिलाना चाहते थे, क्योंकि जितने ज़्यादा कंट्री उनके ग्रुप में शामिल होंगे वो उतने ही ज़्यादा शक्तिशाली बनेंगे। तो ये अलायंस बनाने का जो दौर था बेसिकली एकदम से स्टार्ट हो गया था। और ये अलायंस बनाने का जो दौर था, जो ये एक तरह से जो देशों का विभाजन था, ये जो पूरे जो हम बताते हैं ना जो महाद्वीप जिसे कॉन्टिनेंट बोलते हैं, उसको एक ही कॉन्टिनेंट के अंदर दो भागों में ग्रुपिंग हो गई थी। और ये ग्रुपिंग का जो दौर स्टार्ट हुआ सबसे पहले यूरोप में स्टार्ट हुआ। ये जो पूरा यूरोप था दो भागों में डिवाइड हो गया, ईस्टर्न यूरोप और वेस्टर्न यूरोप। जो वेस्टर्न यूरोप थे उसमें जितने भी देश थे वो पूरी तरह से अमेरिका के साथ में हो गए, अमेरिका के ग्रुप में शामिल हो गए। और जो ईस्टर्न यूरोप के देश थे वो यूएसआर के साथ कंबाइन हो गए। और इस तरह से जो पूरा यूरोप है वो दो अलायंस में बट गया, दो ग्रुपिंग में हो गई। एक तरफ अमेरिका जो वेस्ट यूरोप था और ईस्ट यूरोप यूएसएसआर के साथ हो गया, सोवियत यूनियन के साथ हो गया। इसी को बेसिकली अलायंस सिस्टम कहा गया, जो दो भागों में बटे थे। हुआ ये कि 1949 में फॉर्मली कि जो भी वेस्ट यूरोपियन कंट्री थे और नॉर्थ अमेरिका के 12 देशों ने मिलकर एक अलायंस बनाया जिसका उन्होंने नाम दिया नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और इसमें उन्होंने ओपनली डिक्लेयर किया कि अगर एक कंट्री पे भी अगर किसी तरह कोई अटैक होता है तो ये एक देश पे अटैक नहीं माना जाएगा। 12 देश जो है उनके ग्रुप है वो सब मिलकर इसका एक साथ सामना करेंगे और वो अटैक सभी देशों पे माना जाएगा, अपने आप को पावरफुल शो करने के लिए, अपने आप को दिखाने के लिए कि हमारे बीच में कितनी यूनिटी और कॉपरेशन है। इसके जवाब में 1955 में जो ईस्टर्न यूरोप और सोवियत यूनियन के जो देश थे उन्होंने एक अलायंस बनाया, वार्सा पैक्ट 1955 में। ये बेसिकली नाटो को जवाब देने के लिए ही बनाया गया था। तो इस तरह से जो ग्रुपिंग का दौर था काफ़ी जोर शोर से हो गया था, पूरा देश दो भागों में डिवाइडेड था।
जो बंटवारा था यूरोप से स्टार्ट हुआ था, उसके बाद वो एशिया, अफ्रीका, हर जगह पे इस तरह की ग्रुपिंग देखने को मिली। ये जो बड़े सुपर पावर थे, बेसिकली जो लड़ाई थी वो एक आइडियोलॉजी की भी लड़ाई, जिसे हम विचारों की लड़ाई भी कहते हैं। क्योंकि जो अमेरिका है वो अपने जो आइडियोलॉजी है, जो उसकी आइडियोलॉजी थी बेसिक लिबरल डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म, वो उसके फेवर में था। वो चाहता था कि मेरी जो आइडियोलॉजी है ज़्यादा से ज़्यादा देश उसको माने, इससे ज़्यादा डेवलपमेंट हो सकता है, इससे ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। जिसके ऑपोजिट जो यूएसएसआर थे, जो सोवियत यूनियन थे, उसको लगता था कि जो उसकी आइडियोलॉजी है, जो बेसिकली उसकी आइडियोलॉजी थी कम्युनलिज्म और सोशलिज्म, वो ज़्यादा से ज़्यादा देशों में वो फैलाना चाहता था, अपने विचारों को एक्सपेंड करना चाहता था। और इसीलिए ये दोनों देश आपस में मनमुटाव झेलने पड़े। अब क्वेश्चन ये होता है कि आखिर जो इतने बड़े देश सुपर पावर थे, उनके पास न्यूक्लियर वेपन थे, हर तरह की चीज़ें उनके पास उपलब्ध थी, वो छोटे छोटे देशों के साथ क्यों गठबंधन करना चाहते थे, क्यों उनके साथ वो ग्रुपिंग करना चाहते थे, क्यों ज़्यादा से ज़्यादा दो देशों को अपने साथ मिलाना चाहते थे। तो इसके पीछे जो रीज़न है, सबसे पहले हम जानते हैं कि पहला रिसोर्सेज के लिए। आपको पता है कि हर एक देश के पास कोई ना कोई एक ऐसी रिसोर्सेज होती है जो दूसरे देशों को नहीं होती। जैसे हो सकता है कोई नेचुरल रिसोर्सेज हो या कोई भी चीज़ जो दूसरे देश के पास ना हो लेकिन उनके पास अवेलेबिलिटी। तो जब ग्रुप बनाएंगे तो उस रिसोर्सेज को, जो सुपर पावर है, वो इजीली उसको यूज़ कर सकते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी डेवलपमेंट के लिए। दूसरा, अगर हम बात करें तो टेरिटरी के लिए। टेरिटरी मतलब कि वहाँ पर वो मिलिट्री बेस बना सकते हैं, न्यूक्लियर जो वेपन्स है उसको लॉन्च कर सकते हैं। तीसरा, लोकेशन के लिए। लोकेशन बेसिकली है कि अगर मान लीजिए कि आप लाखों मील अपने कॉम्पिटिटर से दूर बैठे हो, वहाँ पे बैठ के आप स्पाई नहीं कर सकते, जासूसी नहीं कर सकते कि उनका नेक्स्ट मूव क्या होगा, आगे वो क्या स्टेप लेने वाले हैं। लेकिन आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके सक्सेस उनके स्टेप पे बहुत डिपेंड करता है। कि हो सकता है कि वो कोई ऐसी पॉलिसी बना रहे हो, एक ऐसी नीति बना रहे हो, आप नहीं जानते हो और आप पे वो सडनली अटैक कर दे और आप उससे अनअवेयर रहे। इसीलिए वो क्या करते हैं, जो भी हमारा कॉम्पिटिटर देश होता है, उसके जो पड़ोसी देश होते हैं, उसके बगल से में लगने वाले देश होते हैं, हम उनसे दोस्ती कर लेते हैं ताकि हम उस टेरिटरी का, उस लोकेशन का इस्तेमाल कर सके और जान सके कि क्या उनके देश में चल रहा है, उनकी नेक्स्ट स्टेप क्या है, स्ट्रेटेजी क्या है। उन पर स्पाई करने के लिए बेसिकली ये सब उनसे दोस्ती की जाती थी। चौथा, आपको पता है ये मिलिट्री अलायंस बने थे, बड़ी मात्रा में आर्मी थी, वेपन्स वगैरह थे, तो इन सबको एक्सपेंडिचर को बियर करने के लिए एक देश के लिए बड़ा मुश्किल था। तो सारे देश ग्रुप करेंगे तो जो एक्सपेंडिचर होगा सभी देशों पे उनको स्पेंड करके, उनको डिस्ट्रीब्यूट करके वो अपना बर्डन कम करना चाहते थे। इसीलिए वो ज़्यादा छोटे छोटे देशों से अपना गठबंधन रखते थे, उनसे दोस्ती करते थे, उनको अपने साथ मिलाने का चाहते थे। अब क्वेश्चन ये उठता है कि छोटे देश उनसे क्यों फ्रेंडशिप करते थे। तो रीज़न ये है कि उस टाइम पे जितने भी छोटे छोटे कंट्री थे, उनके फाइनेंशियल हेल्प के लिए, डिप्लोमेटिकली हेल्प के लिए, मिलिट्री हेल्प के लिए उन्हें ये डर था कि देश में वर्ल्ड वॉर चल रहा है, मतलब कि जो कोल्ड वॉर चल रहा है, कभी भी उन पर अटैक हो सकता है किसी भी तरह के। अगर सुपर पावर किसी अगर ग्रुप में शामिल होंगे तो उनको फाइनेंशियली, मिलिट्री उनको हेल्प हो जाएगी और इस तरह से वो अपने जो एक होता है ना सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए किसी न किसी ग्रुप को उन्होंने ज्वाइन किया था। तो यही जो बायपोलैरिटी है, यानी कि पूरा जो विश्व है किस तरह से पूरे दो ही ग्रुप में बटे हुए थे, या तो वो अमेरिका के आइडियोलॉजी या उनके ग्रुप में बिलीव करते थे, यानी कि हम कैसे थे उनके पीछे लगू बने थे, उनके पीछे पीछे चलने वाले देश थे, या दूसरा ग्रुप था सोवियत यूनियन, यूएसएसआर, और कोई थर्ड ऑप्शन था ही नहीं उस टाइम पे। लेकिन सबसे बड़ी समस्या उन देशों को आई जो नए नए इंडिपेंडेंट हुए थे, काफ़ी उन्होंने स्ट्रगल किया था, संघर्ष किया था, और संघर्ष करने के बाद, कई सालों के संघर्ष के बाद उनको आज़ादी मिली थी। यानी कि बेसिकली उस टाइम पे या तो ब्रिटेन या फ्रांस के वो उपनिवेश थे। अब आज़ादी की वैल्यू बहुत अच्छे से जानते थे। अब उनको पता है इतने टाइम से उनकी जो इकॉनमी को इतना नुकसान पहुंचा, उनके खुद के इंटरनल इतने प्रॉब्लम्स थे, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, बैकवर्डनेस। अब वो इसको दूर करेंगे या किसी न किसी ग्रुप को जब शामिल होंगे तो उनकी आइडियोलॉजी को मानना पड़ेगा। ना चाहते हुए भी अगर वो वॉर होता है तो उनके जो भी सुपर पावर उनके साथ उनको हेल्प करनी पड़ेगी, उनके साथ उनको जुड़ना पड़ेगा। तो प्रॉब्लम ये थी कि वो बहुत सारे ऐसे देश थे जो किसी भी ग्रुप के मेंबर बनना नहीं चाहते थे, लेकिन उनके पास ऑप्शन क्या था। ऐसे में एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन आया जिसे हमने कहा नैम की पॉलिसी, यानी कि नॉन अलाइंड मूवमेंट। यानी कि एक ऐसा मूवमेंट, एक इंटरनेशनल मूवमेंट बन गया और बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ, बहुत सक्सेस भी हुआ। तो रीज़न क्या था कि इसमें आपको जो चैलेंज टू बायपोलैरिटी कह सकते हैं, यानी कि जो बायपोलैरिटी का दौर स्टार्ट हो गया था, पूरे विश्व जो दो ग्रुपिंग में डिवाइड हो गया था, अब लोगों के पास एक थर्ड ऑप्शन भी आया है कि अगर आप किसी भी सुपर पावर के मेंबर नहीं बनना चाहती हो तो आपके पास एक और अल्टरनेट है
कि आप नैम की पॉलिसी अपनाओ, यानी किसी भी ग्रुप को शामिल ना करो, इंडिपेंडेंट रहो और अपना डेवलपमेंट, अपने विकास और अपनी जो भी समस्याएं, जो भी प्रॉब्लम है उन पे फोकस कर सकते हो। अपने रिसोर्स को अपने डेवलपमेंट के लिए आप यूज कर सकते हो, रेदर देन कि आप एक टेंशन तनाव के माहौल में जियो। तो नैम को जो पॉलिसी है वो उनका जो मतलब फाउंडर हम कह सकते हैं 5 कंट्री थे। सबसे पहले चेकोस्लोवाकिया, इंडिया, इंडोनेशिया, इजिप्ट और घाना, ये 5 ऐसे देश फाउंडर ऑफ नैम कहा जाता है। इनमें जो चेकोस्लोवाकिया थे, इनके जो लीडर थे, तो सबसे पहले आपको इनके लीडर थे वो भी आपको पता होना चाहिए कि कई बार 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ लेते कि इनका नाम क्या था। तो इनका नाम था जोसेफ ब्रॉन्स टीटो, यूगोस्लोवाकिया के जो यूगोस्लोवाकिया है। दूसरे जो इंडिया, उनके जो लीडर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंडोनेशिया के सुकर्नो, और इजिप्ट के थे गमाल अब्दुल नासिर, और घाना के थे क्वामो निक्रूमो। तो ये 5 ऐसे लीडर थे जिन्हें फाउंडर ऑफ नैम कहा गया था। ये पांचों नेताओं ने ही, उनकी ये आइडिया थी इसको खोजने की। उन्होंने इंटरनेशनल मूवमेंट चला था उस टाइम पे। स्टार्टिंग में जब पहले इनकी समिट हुई थी तो उस टाइम पे केवल 25 देश थे, लेकिन 40 समिट होते होते इसमें 116 देश से ज़्यादा मेंबर इसके बन गए थे। और स्पेशली जितने भी डेवलपिंग कंट्री थे, जो नए नए इंडिपेंडेंट हुए थे, उनको खुद अपना विकास करना चाहते थे, अपने रिसोर्स को अपने डेवलपमेंट के लिए यूज़ करना चाहते थे। और सबसे बड़ी बात क्या थी कि उस टाइम पे जो लोगों के पास थर्ड ऑप्शन ही नहीं था कि या तो आपको अमेरिका के या आपको यूएसएसआर के ग्रुप में ज्वाइन होना पड़ेगा, अदरवाइज आप सर्वाइव नहीं कर सकते। ये उन देशों के लिए बहुत बड़ा मतलब एक वरदान साबित हुआ, ताकि हम इंडिपेंडेंट रहकर भी अपना डेवलपमेंट कर सकते थे। तो धीरे धीरे इसमें काफ़ी ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंस बढ़ी, बहुत सारे देश इससे जुड़ने लगे, इसके मेंबर बनते हुए दिखने लगे। अब कई लोगों ने नैम को बड़े ज़्यादा क्रिटिसाइज्ड किया। उन्होंने कहा कि नैम जो है बेसिकली ये एक आइसोलेशन की या न्यूट्रलिटी की पॉलिसी है। तो हम बात करें कि जो नैम है ना तो वो पूरी तरह से आइसोलेशन की पॉलिसी थी, ना ही न्यूट्रलिटी थी। देखो आइसोलेशन वर्ड का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ से हम कहते हैं पर्सन आइसोलेटेड। आइसोलेटेड मतलब हमें इस चीज़ से कोई मतलब ही नहीं है। तो नैम की पॉलिसी ऐसी नहीं थी कि आपको कोई इंटरनेशनल इश्यूज है, कोई इवेंट है या विदेश में कुछ भी घटना घट रही है तो आप उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे, ऐसा बिल्कुल नहीं था। हम किसी भी सुपर पावर के मेंबर नहीं है, लेकिन अगर इंटरनेशनल लेवल पे अगर विश्व में कोई भी ऐसी बड़ी इवेंट हो रही है, कोई बड़े इशू है, 2 देशों के बीच में कोई तनाव हो गया है, एज अ मीडिएटर जो फुल स्केल वॉर है उसको रोकने के लिए ये सारे जो नैम के मेंबर कंट्री थे वो कई बार अपनी जो रोल है उसको एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल उन्होंने प्ले किया है, चाहे भारत हो या अन्य कोई नैम के मेंबर देश हो। इसीलिए ये आइसोलेशन तो खैर बिल्कुल नहीं था कि हम मान लेते हैं कि इंटरनेशनल इशू से हमें कोई मतलब ही नहीं है, देश में कुछ भी हो जाए हमें सिर्फ अपने तक ही सीमित रहना है, बट ऐसी पॉलिसी बिल्कुल भी नहीं थी। नेक्स्ट इसको कहा गया है न्यूट्रलिटी, यानी कि इसका मतलब होता है कि हम वॉर करेंगे ही नहीं। इसका मतलब ये भी नहीं है कि नैम की पॉलिसी बना लिया तो हम वॉर में शामिल नहीं होंगे। अगर कोई शक्तिशाली देश अननेसेसरी किसी भी कमज़ोर देश पे अटैक करता है या ऐसी चीज़ें उस पर थोपना चाहता है कि जो सही नहीं है, ऐसे में अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम वॉर में भी शामिल होंगे, उस देश को मतलब सबक भी सिखाएंगे, लेकिन अननेसेसरी अपने आप को सुपर पावर बनाने के लिए या अपने आप को शक्तिशाली बनाने के लिए हम वॉर नहीं करेंगे, ना ही वॉर में पार्टिसिपेट करेंगे, ना ही सपोर्ट करेंगे। बेसिकली ये पॉलिसी थी। तो नैम में हमने देखा कि इसमें होता है कि हम किसी भी ग्रुप को ज्वाइन नहीं करते, लेकिन बहुत लोगों ने ये कहा है इसमें एडवांटेज तो खैर ये है कि जब हम किसी भी ग्रुप में शामिल नहीं होंगे तो दोनों देशों में से दोनों जो सुपर पावर थे किसी से हमारी ना तो दोस्ती है ना ही किसी से कोई दुश्मनी, यानी कि जब चाहे हम किसी भी सुपर पावर की मदद ले सकते हैं और सुपर पावर हमें अट्रैक्ट करने के लिए हमें मदद भी करेंगे। क्योंकि हमेशा वो चाहेंगे कि हम उनके ग्रुप में शामिल हो जाए, तो हम ग्रुप में शामिल भी नहीं होंगे लेकिन जरूरत पड़ने पर उनकी मदद हम ले भी सकते हैं और हमारी किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं हुई है। इसलिए इन्होंने कहा है बहुत लोगों ने कि भारत के लिए स्पेशल कि भारत की जो नैम की पॉलिसी थी वो इररिलेवेंट थी, यानी कि इसका कोई महत्व नहीं है, सिर्फ कहने के लिए, बट ऐसा है नहीं। इसके पीछे रीज़न बताती हूँ। बहुत लोगों ने कहा कि जब 1971 में आपको पता होगा कि ईस्ट पाकिस्तान के साथ जब वॉर हुआ था और एक अलग इंडिपेंडेंट बांग्लादेश बना था, उस टाइम पे भारत ने जो रशिया थे उससे काफ़ी मदद ली थी, उसने मिलिट्री डिप्लोमेटिकली काफ़ी हेल्प की थी और उस वॉर में भारत की जीत हुई थी, एक बांग्लादेश इंडिपेंडेंट कंट्री बना था। उसके बाद यूएसएसआर के साथ यानी कि रशिया के साथ और भारत दोनों के बीच में 20 ईयर फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन किया गया, यानी कि इसका मतलब है कि उसके साथ उसने 20 साल का समझौता एग्रीमेंट साइन किया है।
तो बहुत लोगों ने ये कहा है कि भैया अब तो ये हो गया कि आपने 20 साल से साइन किए, तो इसका मतलब है कि आपने रशिया कैंप को ज्वाइन कर लिया, आप उसके मेंबर बन गए। तो भारत की जो उस टाइम पे लीडर थे, उन्होंने इसको खारिज करते हुए कहा कि हमने किसी की ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, हमने उनसे फ्रेंडशिप का एग्रीमेंट साइन किया है। और इस फ्रेंडशिप के एग्रीमेंट से अमेरिका से इसका मतलब ये नहीं कि हमारी कोई नाराज़गी हो गई या अमेरिका से कोई ट्रेड नहीं कर सकती या उनके साथ हमारी कोई पॉलिसी नहीं बन सकती। हम उनके साथ भी उतने ही न्यूट्रल है, हमारे सारे ट्रेड, हमारे जितने भी हमारे एग्रीमेंट है वो इक्वली हो सकते हैं। और इस बात से अमेरिका कोई खास परेशानी नहीं हुई, तो हम ये नहीं कहते हमने उसको ग्रुप को ज्वाइन कर लिया। तो बेसिकली भारत ने नैम की पॉलिसी अपनाया और आप भी भारत के जो रिलेशन है वो सभी देशों के साथ अच्छे हैं। बदलते हुए टाइम के साथ जो रिलेशनशिप है वो चेंज भी हुए थे कि हमारी ज़रूरत पड़ने पे, मतलब पहले रशिया से बहुत अच्छे रिलेशन थे, अब कुछ टाइम से हमारे अमेरिका से अच्छे रिलेशन हो गए। तो बदलती परिस्थितियों के हिसाब से अलग अलग देशों से हमारे संबंध में भी परिवर्तन आते रहते हैं। स्वाभाविक है, जिनसे ज़्यादा हम ट्रेड करेंगे, जिनसे ज़्यादा हमारा लेन देन होगा, एक्सचेंजेस होंगे, उनसे हमारी ज़्यादा दोस्ती होगी, उनसे ज़्यादा हमारा आना जाना होगा। तो ऐसा नहीं है कि भारत के अभी भी ऑलमोस्ट सभी देशों के साथ अच्छे रिलेशन है। भारत की फॉरेन पॉलिसी है कि सबके साथ हमें अच्छे बन के रहना है, उनके साथ हमें अपने डेवलपमेंट करनी है, और जो भी ज़रूरत पड़ने पर या कोई भी इंटरनेशनल ऐसे इश्यूज़ हैं उसमें एज ए मीडिएटर बन के हो या एज ए फ्रेंडशिप हो, किसी भी तरीके से हमें क्या करना है, देशों के अपने देश के साथ साथ इंटरनेशनल डेवलपमेंट पे भी ध्यान देना है। तो यहाँ पे बेसिकली हमने जो 4 टॉपिक किए हैं, जिसमें हमारा सबसे पहले था कोल्ड वॉर, दूसरा हमने क्यूबा मिसाइल क्राइसिस, तीसरा हमने बायोपोलैरिटी, और चौथा नैम की पॉलिसी। ये 4 ही टॉपिक फर्स्ट बुक के लिए इम्पॉर्टेंट है। यही 4 कंटेंट आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है फर्स्ट चैप्टर के लिए, और इसके साथ हमारी चैप्टर और पूरा जो वीडियो दोनों कंप्लीट होती है। सेकेंड चैप्टर के लिए आप मेरी दूसरी वीडियो को देख सकते हैं। थैंक यू।